वो मुंतखब MNAs हैं। अगर लाखों नहीं तो हजारों वोट लेके आते हैं। कोई वोट लेना कोई मजाक नहीं है। तो हमारे पास केस मौजूद और हमने उसका केस भी सुना, असेंबली तहरीर हो गई, उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, लेकिन केस ऊपर नहीं आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सुप्रीम कोर्ट में आज भी मुल्क की आईनी सियासी सूरत हाल पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए और कहा कि केस को जल्द निपटाना चाहते हैं क्योंकि निगरान हुकूमत का कयाम केस की वजह से रुका हुआ है। निगरान हुकूमत तब अमल में आती है जब हुकूमत का डिसमिसल का प्रोसेस पूरा हो जाए, यानी चीफ जस्टिस की बात पर अगर नजर डाली जाए, गौर किया जाए, तो फिर अपोजिशन को शायद अब इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर का फैसला आईनी है या नहीं, ये तो बहुत जल्द क्लियर होने ही वाला है। शायद कल ही इस पर फैसला आ जाए। लेकिन जिस खत पर आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए वजीर कानून ने डिप्टी स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की तजवीज़ दी थी, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ और DG ISI से उस खत पर होने वाली कौमी सलामती कमेटी मीटिंग के मिनट सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं। क्या मुतालबा आज उनकी जानिब से किया गया है, जरा ये देखिए। अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं का मुतालबा अपनी जगह पर है, लेकिन इमरान खान ने आज भी वही इल्ज़ाम दोहराए हैं और कहा है कि हुकूमत गिराने के लिए बहुत बड़ी बैरूनी साजिश की गई है। हम हमारे अपने गद्दारों के साथ मिल गए हैं और आज ये हालात हैं कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत को गिरा सकता है। अगर आज भारत ये फैसला करे कि पाकिस्तान में हुकूमत गिरानी है तो वो भी 10 से 15 अरब रुपए में हुकूमत को गिरा सकता है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने इस बारे में, ये भी सुनिए। वज़ीर आज़म ने मुनर्रिफ अरकान पर तनकीद की और कहा कि अदालत जाने का भी उन्होंने ऐलान किया और कहा कि PTI के टिकट पर नशस्त हासिल करके अपने ज़मीर का सौदा करने वालों पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए और इनको जेलों में डालना चाहिए। ये मुल्क और जमहूरियत के गद्दार हैं। इनके बारे में क्या कहा, ये भी सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो अब वज़ीर आज़म का ये जो बयानिया है ख़ासतौर पर अपने मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़, ये उस वक्त से है जब से मुनर्रिफ अरकान सामने आना शुरू हुए थे, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने नाराज़गी का इज़हार हुकूमत की पॉलिसी पर और पार्टी पॉलिसी पर किया था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ख़ासतौर पर नूर आलम या रमेश कुमार, जो कि बहुत अरसे से हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से ऐसा बयानिया और फिर इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई हो सकती है, आर्टिकल 63A के हिसाब से सदारती रेफरेंस कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अब वहाँ भी ये देखना है कि इन मुनर्रिफ अरकान पर ताहयात पाबंदी लगती है या फिर ये कुछ टाइम के लिए नाअहल होते हैं और अगले इलेक्शन में फिर ये किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अवाम में जाने का फ़ैसला था वो भी किसी हद तक मकबूल हो रहा है। इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर एक स्टेज सजाया जा रहा है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के इस बयानिए को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन भी पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। आज मरियम नवाज़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोपहर में शहबाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उसमें तमाम अपोजिशन के रहनुमा ये कह रहे हैं कि अगर हमने गद्दारी की है, हमने किसी के साथ मिलकर कोई गैर आइनी कदम उठाया है तो सबूत हमारे सामने लाए जाएं और फिर हमें सज़ा दी जाए उस सबूत के मुताबिक ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह से हमारी अदम एतमाद को नाकाम बनाया गया, स्पीकर की जो रूलिंग है वो उससे मुतालिक ज़ाहिर है कि मामला अभी अदालत में और उस पर फैसला आना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं और क्या अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं हैं, तो क़यादत से कैसे इनके ताल्लुकात हैं, ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, आप भी अभी तक नाराज़ रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं या तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं या माइंड बना चुके हैं छोड़ने का, अभी क्या पोजीशन है सरदार साहब आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और जहाँ तक ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ किसी की ज़ाती मिल्कियत और जायदाद और जागीर नहीं है। ये एक पाकिस्तान के अवाम की, लोगों की एक नज़रिए की एक जमायत है और जो लोग इसमें आए हैं और जो लोग इसमें हैं वो उसका हिस्सा हैं और PTI किसी की मिल्कियत और ज़ाती जायदाद नहीं है कि जब और जिसका दिल चाहे हमें निकाले
और जब चाहे और उसको किसी पे उसको वहां निकाल दे। मेरे ख्याल में ये ऐसे किसी पार्टी में नहीं होता है और ना यहाँ होगा। ठीक है, तो सरदार साहब अब इमरान खान साहब जो एक गद्दारी की डेफिनेशन इस वक्त लेकर आ रहे हैं, एक बयानिया लेकर आए हैं, वो ये है कि जो रुकन नाराज़ होकर अपोजिशन की साइड पर चला जाता है, जो हुकूमत के खिलाफ वोट देने की बात करता है, वो उसको गद्दार कह रहे हैं और बैरूनी साजिश में बराह रास्त या बिल वास्ता वो उसको मुलव्विस करार दे रहे हैं। उनकी इस डेफिनेशन से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? उनके इस बयानिए पर आपके क्या तासुरात हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक़ है खान साहब की कि जो मुझे वोट देगा, जो मुझे सपोर्ट करेगा तो वो वफादार पाकिस्तान होगा और जो नहीं देगा वो गद्दार पाकिस्तान होगा। ये क्या है? मतलब ये पहली दफ़ा हमने भी 9 असम्बलियों में अपना टाइम गुजारा है, 30-35 साल हमें हुए सियासत करते हुए। पहली दफ़ा ये खान साहब का एक नया एक पॉलिटिकल साइंस में ना हमने कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। मेरे ख्याल में अगर उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इससे ज्यादा बड़ा ओहदा इमरान खान के पास कौन सा होना चाहिए? वो ले आए सबूत, वो ले आए प्रूफ। जो एक कागज का टुकड़ा लेके वो आए हैं, उसमें भी आप देखें जो हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो भी उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। और ना कोई ऐसी बात है, ना ऐसे कोई प्रूफ है कि जिसमें आप पूरी असम्बली को गद्दार डिक्लेयर करें, मेजॉरिटी लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उठ के एक आपका एक वजीर, मैं उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता कि वो उठ के एक दिन पहले वो लॉ का मिनिस्टर बनता है और दूसरे दिन वो कह के 200 के करीब MNAs को आप वो कहते हैं कि जी गद्दार है, वो किसी के कहने पे दे रहे। वो बच्चे हैं, वो क्या ख्याल आपको? उनको बहकाया गया है, उनसे गलत काम लिया गया है। वो मुंतखब MNAs हैं, अगर लाखों नहीं तो हजारों वोट लेके आते हैं। कोई वोट लेना कोई मजाक नहीं है। एक जिम्मेदार लोग होते हैं और वहां पूरा हल्के के लाखों लोग मिलके उसको वोट देते हैं और वो जब असेंबली में आता है जो फैसला करता है वो उसका आईनी और कानूनी हक है। ठीक है, तो सरदार साहब जाहिर है जब लोग वोट देते हैं, लोग तो पार्टी टिकट पर, पार्टी के लीडर की पॉपुलैरिटी पर वोट देते हैं ना। फिर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करके आपको उस पार्टी का वोट मिला है, वोट मिलने के बाद फिर आप नज़रियाती इख्तिलाफ की बिना पर अपोजिशन के साथ चले जाएं और उसी हुकूमत के खिलाफ आप वोट देने लगें, तो फिर हुकूमत के पास भी तो अपने इख्तियारात होंगे, अपने पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ वो कोई तो कार्रवाई करेंगे। देखें, कार्रवाई करना उनका जो एक आइन पार्टी का कहता है और जो एक प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें उनका हक बनता है। मगर हम ये खान साहब से पूछते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, जो वायदे किए थे 3.5 साल में, वो कितने पूरे हुए हैं? अगर पार्टी के अरकान ने उनके खिलाफ बगावत किया, उसका क्या वजूहात है, कोई क्या रीजंस हैं? अब ये तो नहीं है कि 18th अमेंडमेंट में चंद लोगों ने बैठ के ये कर लिया है कि जी मैं इमरान खान साहब इंशाल्लाह अभी इलेक्शन हो गए, असेंबली टूटी है, अब आपको पता पड़ेगा कि कौन किसको वोट दे रहे हैं। हाँ, आसमानी अगर फरिश्ते जैसे इससे पहले इस मुल्क में होता रहे, अगर वो नहीं आए और फेयर इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो सरदार साहब, आप लोगों का जो नजरियाती इख्तिलाफ था वो वजीर आजम इमरान खान से बहैसियत वजीर आजम था या बहैसियत पार्टी चेयरमैन आप लोगों को इख्तिलाफ था कि पार्टी आप लोग को नज़रअंदाज कर रही थी या हुकूमत नज़रअंदाज कर रही थी, या फिर ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही थी? ये इतने इख्तिलाफात क्यों बढ़ गए कि आपको जरदारी साहब से मुलाकात करनी पड़ी, आपने अपोजिशन के दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की, और फिर ज़ाहिर है आपके साथ आप अकेले नहीं है और भी आपके हमख्याल बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्यों मजबूर हो गए इतना? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का प्रेसिडेंट, वो कोई मुतलकल इनान डिक्टेटर नहीं होता है। कोई एक जनरल नहीं बैठा होता है वहाँ पे कि उसने मार्शल लॉ लगा के पार्टी के अंदर किया हुआ है। पार्टी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? इजहार राय, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो आपकी एक दिल की बात है वो आवाम तक लाना। अब ये नहीं हो सकता कि जी 3.5 साल से मैं वहाँ का पार्टी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मेरे जेर साया ये सारे इलेक्शंस हुए हैं,
उसको हमने यहाँ से एक पार्टी को कहाँ से उठा के कहाँ तक हम ले आए, और उसके बाद खान साहब मिलना तक नहीं गवारा करते थे। बलूचिस्तान में वो आए हैं, मैं उनसे एक दीवार अगले घर में रहता था, 2 दफ़ा वो 3 दफ़ा आए, उन्होंने एक तकलीफ नहीं की, एक दफ़ा हमें बुलाने के लिए। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि जो लोग इस किस्म की बातें करें, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ ज्यादती हुई है। हमने देखा है पार्टीज के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर देखा है, इस तरह किसी के साथ नहीं हुआ है जो पीटीआई के अराकीन के साथ हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने जाके ये सारा कुछ किया है तो इसका मकसद ये है कि उन्होंने मजबूर होकर ये सारा कदम उठाया है। अच्छा, तो सरदार साहब अब जब भी इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात, वो 2 माह बाद हों, 4 माह बाद हों, 6 माह बाद हों, आप दूसरे जो बलूचिस्तान असेंबली के पीटीआई के एमपीएज हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही अगला इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा आप लोग कर चुके हैं, पीटीआई छोड़ने का इरादा कर चुके हैं? देखिए ये कबल अज़ वक्त होगा आपका सवाल, ज़रूर पीटीआई वाले इस पर सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे, और वो सोचेंगे कि आया हमने पीटीआई के अंदर अगर रहना है तो किस सूरत में रहना है। हमने कोई ऐसा नहीं होगा कि एक खान साहब जब और जिस पे हाथ रखें, उंगली रखें, तो वो एक मुकद्दस गाय बन जाए और हम उसके पीछे चल पड़ें। और जिन लोगों के ऊपर खान साहब ने वहाँ पे जिन लोगों को वहाँ बिठाया है, जिनकी जिम्मेदारियां दी हैं, जिनकी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी आ रहे हैं। अभी खान साहब देखें अदालत क्या फैसला करती है, और वो भी आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम आपके पीटीआई की जमात जो है वो हम बैठेंगे, दोस्त बैठेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे। तो सरदार साहब अभी तक आपने फैसला नहीं किया, इसका मतलब अदम एतमाद की तहरीक जब जमा हुई, जो जरदारी साहब से या मौलाना साहब से आपकी मुलाकातें हुई, उस वक्त तक आपने फैसला नहीं किया था? वो तमाम मुलाकातें बगैर फैसले की थी, क्योंकि बहुत सारे मुनर्रिफ अरकान तो पीटीआई के खिलाफ वोट देने का फैसला कर चुके थे, ऐलान भी कर चुके थे। आप लोगों ने अभी तक, बलूचिस्तान वालों ने कोई फैसला नहीं किया? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, दूसरी पार्टियों में, जमायतों में एक रिवायतें होती हैं, एक ताल्लुक होते हैं, एक वास्ते होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, मीडिया को भी बताया कि मैं और आसिफ जरदारी साहब सदियों से हम नेबर हैं। 1 फुट के फासले पे उनकी ज़मीन है, इस तरफ मेरी है, उनका कबीला, उनकी कौम, और ख़ुद उनसे भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैंने आसिफ के ख़िलाफ़ हमेशा वोट दिया, मगर मैं आज समझता हूँ कि उसकी आला ज़रफ़ी है कि मेरे उसके हमेशा मुखालफत में, अभी भी इस 2018 के इलेक्शन में मेरा भाई उसके मुखालफत में इलेक्शन लड़ा था, उसके बावजूद उसने कभी मुँह से गिला तक नहीं दी। और जहाँ तक मौलाना साहब का ताल्लुक़ है, वो भी एक बहुत सुलझे हुए और बहुत मज़ेदार इंसान है। उस दिन, आज से कोई 4-5 दिन पहले उनकी कॉल आई मुझे कि जी वो मौलाना साहब आपके पास आके चाय पीना चाहते, और अच्छा। शाम को कोई रात को 8-9 बजे वो आएंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मौलाना साहब को कहें कि हमारी बलूची रिवायत में ये 8-9 बजे किसी के घर पे आके चाय नहीं पी जाती, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि या आज या कल मेरे घर पे आके खाना खाएं। उन्होंने कहा नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से 2 दफ़ा आप मेरे घर पे तशरीफ़ ला चुके, और ये बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपके घर पे ना आऊं। तो वो तशरीफ़ लाए और 3-4 घंटे दोस्तों के साथ हम बैठे रहे, गपशप होती रही, कोई सियासत नहीं, गैर सियासी गुफ्तगू हुई, इलाकेदारी हुई, वज़ादारी हुई, और उनके साथ मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ये तो यहाँ पीटीआई में है कि आप अगर किसी से मिल लें, किसी से बात कर लें, और गलती से कोई तस्वीर आ जाए तो आप इधर गुनाह अजीम कर चुके होते, और बजाय कि पार्टी से या तो आपको निकाला जाए या आपका सर कलम कर दिया जाए, जैसे अभी खान साहब ने कहा कि मैं कहूँगा उनको जेल में भी डालें। तो खान साहब, आपके ऊपर भी जो ये कदम आपने उठाया है, इसकी सज़ा आपको पता है, और जो आपके स्पीकर ने फैसला दिया है। चलें सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार यार मोहम्मद साहब मौजूद थे, और जाहिर है कि नाराज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, इमरान खान साहब से भी, जो उनका मौजूदा बयानी है उससे भी इत्तेफाक नहीं करते हुए। जिन रहनुमाओं को इमरान खान इस वक्त गद्दार कह रहे हैं, उनको सुलझा हुआ सियासतदान और बहुत बेहतर सियासतदान सरदार यार मोहम्मद रिन साहब बता रहे हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, JUI से सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अली गौर साहब,
अब शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जो उस मीटिंग के मिनट्स थे, अगर उस मीटिंग में हमें गद्दार करार दिया गया है तो सबूत के साथ बात की जाए, सबूत सामने लाए जाएं। लेकिन जब हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि आप लोग आएँ, मीटिंग में शिरकत करें, उस ख़त को देखें, तो वो उस वक्त फिर वो मौका क्यों गवा दिया आपने? आप लोग खुद जाते, अपनी आंखों से तमाम चीज़ें देखते, तो आज शायद ये मुतालबा नहीं करना पड़ रहा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब साहब, आपने 2-3 सवालात किए हैं एक सवाल के अंदर, तो मैं आपको अलग अलग तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा जी। देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक अदम एतमाद एक आइनी मरहला है, और आपको पता है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि इस गैर आइनी हुकूमत जो कि RTS सिस्टम की पैदावार है, जो कि ऑलरेडी वोट चुरा कर आई थी, तमाम अपोजिशन ने जो है वो मशावरत के बाद ये तय किया कि इस गैर आइनी हुकूमत को किसी आइनी तरीके के साथ हटाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पेश करना हमारा आइनी हक है, हमारा आइनी हक था, और वो हमने तहरीक पेश की। उसमें कानून और आइन ये कहता है कि जब तक उस पर कोई फ़ैसला ना आ जाए, कोई किसी किस्म की और ना ही रूलिंग दी जा सकती है और ना ही किसी और किस्म की हाउस में कोई और मोशन पेश किया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि काबिल ज़िक्र हैं कि एक तो जिस तरह से कि इन्होंने 3.5 साल में जो है पार्लिमान की कारकर्दगी को बिल्डोज़ किया, उसको भी उस दिन आपने देखा कि इन्होंने बिल्डोज़ किया। फवाद चौधरी एक कागज़ का लिखा हुआ ऑलरेडी टुकड़ा पढ़ रहे थे, जो कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने देखा, और वो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर। और जिस डिप्टी स्पीकर ने, जो कि ख़ुद एक स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा हुआ है और ऑलरेडी वो वोट चुरा कर आया है, पूरे पाकिस्तान इस बात को जानता है, उसने आइन और कानून की इमरान अहमद न्याजी के कहने पर धज्जियाँ उड़ाई और साथ ही ये रूलिंग दे दी। पहली बात तो ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि जो वो जेली कागज़ का टुकड़ा उठा के फिरते हैं, जो कि जिसमें कि जिस साजिश में ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी भी इन्वॉल्व है इन 4-5 लोगों के साथ, जो कि जिसके ड्राफ्ट में भी अमेंडमेंट्स की गई, जो कि वो वजारत ख़ारजा है उसमें, उसके लिए इनको चाहिए था कि ये किसी प्रॉपर फॉरम पे जाते, ये जाते या तो जुडिशल कमीशन के लिए ख़त लिखते कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, अदालत इस चीज़ पर कोई फ़ैसला दे। कौमी असम्बली का स्पीकर वो कहते हैं ना कि वही कातिल वही मुनसिफ। मकसद ये है कि उसके पास क्या इख्तियार है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं, वो सिर्फ पाबंद है जो असम्बली के रूल्स कहते हैं, कानून कहते हैं। और अगर उन्होंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बंदे को बोलने की इजाज़त दी, तो आया उन्होंने अपोजिशन में से किसी को उस पर कोई सफाई देने या वजाहत देने का कोई मौका दिया? दूसरी बात यह है कि वो उस पर रूलिंग दे ही नहीं सकते, फैसला सुना ही नहीं सकते। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो इमरान अहमद न्याजी ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये जनाब हुकूमत एक मुनज़्ज़म धांधली के जरिए आई है। फिर उस पर एक जुडिशल कमीशन बना था और उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था कि ये कोई धांधली की पैदावार हुकूमत नहीं है, ये प्रॉपर इलेक्टेड हुकूमत है। तो मैं समझता हूं कि इस गैर आइनी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हमें उस फोरम पर जाना चाहिए था, हम आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो हमेशा उस इजलास को अटेंड करती है, लेकिन जिस वक्त ये लेटर आया हमने ये मुतालबा किया कि आप इस लेटर को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लेकर जाएं या पार्लिमान के अंदर लेकर आएं। ये पार्लिमान के अंदर तो ना लेकर आए, लेकिन इनके किराए के तर्जमानों ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है हम उस सिक्योरिटी काउंसिल में ये भी बैठे होंगे, हम इनके सामने ये लेटर क्यों लिखे जिन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है। तो इसका मतलब ये है कि जब इमरान अहमद न्याजी अपनी पार्लिमान में अक्सरियत खो बैठा, जब मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल के पाकिस्तान की मुआशी तबाही करके ये मतलब है कि अवाम में भी अपनी रूट्स खत्म कर बैठा, तो फिर उसके बाद इसने एक नया ढोंग रचाया पाकिस्तान का आइन तोड़ने का, पाकिस्तान का कानून तोड़ने का। कोई दावतनामा पहुंचा नहीं, उन्हें प्रॉपर कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। इस पर मजीद भी जरा गुफ्तगू करते हैं। राशिद महमूद सुमरो साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। तो राशिद साहब, जाहिर है अगर अपोजिशन शिरकत करती है उस इजलास में, तो फिर उसके बाद अब जाहिर है जिस तरह के मुतालबात शहबाज साहब की जानिब से किए जा रहे हैं, जो अपोजिशन के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो फिर मौजूद नहीं होते। इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत शायद अपोजिशन को नहीं पड़ रही होती अगर उसने वो ख़त अपनी आंखों से देखा होता, जैसे कि उन तमाम मेंबरान ने देखा जो कि मीटिंग अटेंड करके आए हैं। राशिद साहब। अरबाब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने
इस मौजू पर मेरी आवाज़ कौम तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब और मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब ने जो बातें की हैं मैं वो दोहराना नहीं चाहता, चूँकि इस सारे सिनेरियो में ये पहला टीवी कोई टॉक शो है जिस पर मैं बैठा हूँ, तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन से जो था, जिसके तहत हम रोडों पर थे, रास्तों पर थे, धरने दिए, मुजाहरे किए, लॉन्ग मार्च किए, 2 मरतबा इस्लामाबाद गए कि ये नाअहल और नालायक जान छोड़े, नाअहल और नालायक ने जान छोड़ दी है और हमें नाअहल और नालायक से कौम को निजात मिली है। मैं इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। बात यह है अरबाब भाई, आप मुझे 1 मिनट सिर्फ देंगे कि जी ख़त क्या है। ख़त ये है कि आलमी साजिश है। आलमी साजिश क्या है कि इमरान ख़ान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। अगर इमरान ख़ान वज़ीर आज़म रहेगा तो हम मुल्क के ख़िलाफ़ ये मामलात करेंगे। यही मामला था कि इमरान वज़ीर आज़म न रहे, साजिश ये थी, अपोजिशन उस साजिश का हिस्सा थी और ख़ान साहब ने ख़ुद असम्बलियाँ तोड़कर, ख़ान साहब ने ख़ुद ही पूरे पार्लियामान को उड़ाकर उस आलमी साजिश को कबूल कर लिया और उस आलमी साजिश का हिस्सा बन गए। साजिश तो ये थी कि वो वज़ीर आज़म न रहते और उन्होंने ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ दी। तो मुझे बताएं कि उस आलमी साजिश का हिस्सा कौन बनाए। फिर अमेरिका को ख़ान साहब से डर क्या है, आलमी क़ुव्वतों को ख़ान साहब से डर क्या है कि ख़ान साहब के 4 साल दौरे हुक्मरानी में पाकिस्तान इतना तरक्की कर गया है कि अब अमेरिका के बाद चाइना जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क और सुपर पावर बनकर नहीं आएगा, बल्कि ख़ान साहब की जो कारकर्दगी है कि हज 2.5 लाख से 8 लाख हो गया, पेट्रोल 60 रुपये से 160 रुपये हो गया, कर्जा 25,000 अरब से 50,000 अरब तक चला गया, डॉलर 105 से 185 तक चला गया, चीनी 55 रुपये से 110 रुपये तक चली गई, घी 170 रुपये से 500 रुपये तक चला गया, आटा 35 रुपये से 75 रुपये तक चला गया, बिजली 8 रुपये फी यूनिट से 21 रुपये यूनिट तक चली गई, सीमेंट 450 रुपये से 900 रुपये तक चला गया, सरिया 80,000 रुपये टन से 2 लाख रुपये टन तक चला गया, कश्मीर बिक गया, खाद 3500 रुपये से 7,000 तक चली गई, दवाई 100 रुपये से 330 रुपये तक चली गई। ये वो खान की कारकर्दगी थी जिससे अमेरिका डर रहा था कि कहीं पाकिस्तान सुपर पावर न बन जाए, इसलिए खान को निकालो और खान को घर भेजो, कहीं हमारी जगह पर वो पाकिस्तान को सुपर पावर मुल्क डिक्लेयर न कर दे। अब खान साहब बात करते हैं जी मुल्क की खुद मुख्तियारी की, मुल्क की जो है वो नजरियाती सरहदात की, खुददार ये वाला पॉइंट तो आपका आ गया। अब आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपकी जमात, आपका जो नजरिया था वो बड़ा मकबूल हो गया, लेकिन अब हुकूमत ये बयानियां बना रही है कि अपोजिशन तो इलेक्शन ही मांगती थी, इलेक्शन उनको मिल गए, अब आप लोग आवाम से भाग रहे हैं। वाकई भाग रहे हैं नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं इस पर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तहरीके अदम एतमाद सबमिट करने से पहले, जमा कराने से पहले अपोजिशन का एक बयान ये भी था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को डेडलाइंस दी जाती थी कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें, अर्ली इलेक्शन हो जाएँ और फिर फ्रेश मैंडेट लेकर एक नई हुकूमत बने। अब जबकि अब जिन हालात में 1-2 रोज़ पहले असम्बलियों को तोड़ा गया और अब अर्ली इलेक्शन में हुकूमत जाना चाह रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो हुकूमत ये बयानियाँ भी बना रही है कि अपोजिशन तो चंद हफ्तों पहले तक खुद ही ये मुतालबा करती थी कि अर्ली इलेक्शन आप कॉल करें, असम्बलियों को डिसॉल्व करें, तो फिर अब इस मुतालबे से वो पीछे क्यों हट रही है? क्या वाकई अपोजिशन अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है? इससे पहले होने वाली कुछ कानून साजी जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इस पर ज़रा इस सेगमेंट में गुफ्तगू करते हैं। तो अली गौहर बलूच साहब, आप लोग तो जाना ही चाहते थे अर्ली इलेक्शन में, फ्रेश मैंडेट के बाद एक हुकूमत लाना चाहते थे, क्या अब हुकूमत का बयानी हम दुरुस्त मान लें कि अपोजिशन अवाम में जाने से कतरा रही है, अवाम से भाग रही है? अब आप लोग इलेक्शंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इख्तिदार में आना चाहते थे। जब हम ये मुतालबा करते थे कि इमरान अहमद नियादी जो है वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मतलब है कि इस पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम
के ऊपर मुसल्लत हैं और इन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जो है वो जान अजीरन कर दी है, ज़िंदगी मुहाल कर दी है महंगाई के ज़रिए और अपनी करप्शन के ज़रिए। तो उस वक्त इनके किराए के तर्जमान आपको याद होगा कि ललकारा करते थे कि तहरीक अदम एतमाद लेकर क्यों नहीं आते, आप लोग ऐलान करते हैं लेकिन लाते क्यों नहीं हैं। फिर हमने बामी मुशावरत के बाद फैसला किया कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। जब हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए तो फिर खान साहब ने मुतहिदा अपोजिशन से NRO मांगना शुरू कर दिया। जो NRO के नारे लगाता था उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर चौखट पर गया, हर किसी के मिन्नत और तरले किए कि खुदा के लिए मेरी जान को बचाएं और मेरी हुकूमत को रहने दें वरना मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो इस ख़तरनाक ने अल्टीमेटली आइन और कानून को तोड़ा और विकटें भी उखाड़ कर ले गया। और इस मौका पर जब हम तहरीक अदम एतमाद ले आए थे तो उसमें खान साहब को भागने की ज़रूरत नहीं थी, आइन तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद हुकूमत बनती, वो हुकूमत जो इसने काले कवानीन बनाए हैं उस पर मशावरत के बाद और ख़ास तौर पर इलेक्शन में जाने से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थी कि जिनके ज़रिए आने वाले इलेक्शन शफाफ। और दूसरी बात यह है कि नीचे सूबों की असम्बलियाँ मौजूद हैं, अगर तब्दीली आनी भी थी तो हो सकता है कि फिर इस पर बामी मुशावरत के बाद एक कॉन्सेंस पैदा किया जाता और तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन होते। अब खान साहब जिस तरह से कि पंजाब में इन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, पंडोरा लीक्स की तरह, आपको तो खान साहब की अरबों रुपए की करप्शन हर जगह पर नजर आती है इनके हवारियों की। सही। लेकिन अब ये पंजाब से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने परवेज इलाही को नॉमिनेट किया और उसके बाद जब इनके मेंबरान उधर भी पूरे नहीं हैं तो उधर भी ये कह रहे हैं कि आइन तोड़ा गया, आइन से निराफ हो। ये तो भी फैसला होना बाकी है कि अदालत ये फैसला करेगी कि ये स्पीकर की रूलिंग आइन से निराफ था या आइन के मुताबिक था, और उसके बाद फिर अदालती फैसले पर ये इसका निसार होगा कि आगे कब इलेक्शन होने हैं। अब इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या इसके लिए इस वक्त तैयार है? क्योंकि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन, साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन को फिर एक निगरान हुकूमत के लिए किसी निगरान प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भी इत्तेफाक करना पड़ेगा। साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है। कंवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अपोजिशन के कुछ रहनुमा इस वक्त इस तरह के बयान भी सामने आए कंवर साहब के इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवा ही नहीं सकता। इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अदालती फैसले के बाद अगर ऐसा फैसला आता है कि आगे इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है तो आप देख रहे हैं कि 90 दिन में सब कुछ हो सकता है, सारे इलेक्शन हो सकते हैं, और फिर वो होंगे तो वो EVM के तहत होंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा कंवर साहब? देखा जी, असूली तौर पर जो हमारे सियासतदान हैं दोनों साइड के उन्हें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंतर्गत बात करने से पहले बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो भी बदतमीजी के साथ इलेक्शन कमीशन के बारे में इल्जाम देते हैं। तो हमें ये भी इसकी हमें अपोजिशन से भी तवक्को की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इस पर बहुत अहम मामला के ऊपर काम कर रहा है। अब जहाँ तक ये असेंबली डिजाइन हो गई, ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। लेकिन जहाँ तक रूलिंग का सवाल है, ये तो किसी सियासतदान या अपोजिशन इन्होंने को ख्याल ये करना चाहिए था कि जनाब कासिम सूरी साहब जो है ये इंतखाबी इलेक्शन लॉ के तहत इलेक्शन मामला पे मुजरिम है, जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है। और करप्ट प्रैक्टिस के जुर्म में बलोचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनकी नाहाइल करार दे दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3.5 साल से ये शख्स जो है ये जनाब एंजॉय करता रहा स्टे ऑर्डर के ऊपर। तो ये भी अपोजिशन को क्वेश्चन करा देता है, जनाब आप तो इंतखाबी मुजरिम है, आपके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने अपने जुर्म आपको करार देते हुए आपको नाहल करार दिया हुआ है। आप तो स्टे में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एहतियात करनी चाहिए कि जनाब ऐसा शख्स जो डिप्टी सेक्रेटरी बैठा हुआ, डिप्टी स्पीकर है, उसका 3 साल से केस ही नहीं ऊपर आया, किसी ने समाअत ही नहीं की, और वो 3 साल तक अपने ओहदे पर बड़ा जवान भी रहता रहा। कंवर साहब, ये क्या कानूनी तौर पर क्या ये खिलाफ वर्जी है कानून की कि कोई शख्स अगर स्टे पर है तो या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की सीट पर वो कानूनी तौर पर अहल नहीं है बैठने का? नहीं, उसमें स्टे होता है, एक हुक्म बनाई जा रही है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का काम था कि जनाब जो इतना एक अहम शख्स जो मुतनाज़ा भी है और उसका हमारे पास केस मौजूद, और हमने उसका केस भी सुना, असेंबली तहरीर हो गई, उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई, लेकिन केस ऊपर नहीं आया। उसने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जब उसको एक बार इंक्वायरी की, उसको नाहल करार दिया, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने जो इलेक्शन हुआ था 2018 में तो 50,000
जो वोटर्स का जो काउंटर फाइल पर दस्तखत करने थे, नादरा की रिपोर्ट है कि वो जाली थे और वो अंगूठे के निशान थे, वो पाँव के अंगूठे के निशानात थे। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान की रिपोर्ट है जिसकी बना पर उसको नाहिल कर दिया। नादरा की रिपोर्ट है, नादरा गवर्नमेंट पाकिस्तान का इदारा है। तो अब ये शख्स जो है, इस पर नुकता ये चाहिए था, हमारे मेम्बरान है हर वक्त टीवी पर बैठे रहते, ना अखबार पढ़ते, ना टीवी देखते, हम लोग अपने बातें करते रहते। जब उसकी अंदरूनी बात थी, जब उसकी इतनी बड़ी अहम बात थी, तो वही उसका कहना चाहिए था, मिस्टर डिप्टी स्पीकर, आप तो इलेक्शन कमीशन के मुजरिम हैं, आप तो हुक्म इत्मीनान पे बैठे हुए हैं, आपका तो केस ही लेकिन कमर साहब ये तो फिर उसकी एक नई बात आ जाती है। ऑपोजिशन रहनुमाओं की सुन कौन रहा था? वो डिप्टी, अगर वो पार्लियामेंट में ये बात करते हैं या अदालत जाने की आप बात करें, चूंकि पार्लियामेंट में तो जाहिर है उनकी सुनी नहीं गई, मौका ही नहीं दिया गया उन्हें बात करने का, इजलास शुरू होते ही एडजर्न हो जाता था। बाहर निकल कर बातें कर सकते हैं ना, बाहर निकल के जब बातें स्टेज लगे होते वहाँ बात कर लेते हैं। आज इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केस दाखिल हुआ है, तो जो इनका अपोजिशन के जो वकला हैं, तो मखदूम अली खान बहुत काबिल तरीन अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान, उनको एक टिप देते कि जनाब इसका तो केस पूछे ना सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मेंबरों से, जजों से, कि जनाब ये तो हुक्म इत्मीनान में बैठा हुआ है, इसका रिकॉर्ड मंगा के देखने से बाजी का रिकॉर्ड क्या कहता है जो इलेक्शन कमीशन इसके बारे में लिखा है, तो वो भी एक अच्छी रू हो जाता है, पता भी चल जाता है। लेकिन बहरहाल वो तो मामला खत्म। अब आप आइए कि जनाब इलेक्शन कमीशन तैयार है, 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा, वो तो उसको आईनी उसकी जो है जिम्मेदारी है। आर्टिकल 224 के तहत ये जो अखबार में खबर छपी है डॉन में, उस पर इलेक्शन कमीशन ने तरदीद कर दी है, और तरदीद कर दी ना, हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं है, और बाखबर जराए के हवाले से आप इस तरह की खबरें ना शाया किया करें, हम हर तरह से तैयार हैं। अब देखो ना, अब उन्होंने ऐसी बात करी तो खाकाना बात को फौरन बात कर दो, उन्होंने बहाना चाहिए ना बात करने का। ठीक है, चलिए, नहीं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है, वो केपेबल भी है और वो 90 दिन में इलेक्शन करवा देगा। अब राशिद सुमरो साहब, हुकूमत तो ज़ाहिर है अभी अब रही नहीं है, लेकिन देखिए आप इमरान खान साहब और सदर पाकिस्तान इस वक्त कितने एक्टिव हैं। उन्होंने फ़ौरन से एक नाम भी तजवीज़ कर लिया, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का। सदर पाकिस्तान ने ख़त के ज़रिए साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भिजवा भी दिया। तो अब ये जो अमल चल रहा है, इसमें अपोजिशन इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है। आप लोग फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं फिर यही हुआ, अगर फैसला आपके खिलाफ आ गया तो फिर इस प्रोसेस में भी कहीं देर ना हो जाए, चूँकि इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने को तैयार बैठा है। तो इस अमल को हुकूमत के साथ आगे लेकर चलना चाहिए आप लोग। अरबाब भाई, मैं सबसे पहले तो दरख्वास्त करूँगा कि पहले भी मेरी गुफ्तगू के दरमियान वक्फ़ा आ गया, मैंने फाजिल तमाम मेंबरान को बहुत ही संजीदगी से सुना है, मुझे ज़रा 2 मिनट आप देंगे, मैं आपका शुक्रगुजार। जी जी, अब आप पूरा टाइम लें। एक तरफ तो की बात मुकम्मल होने के बाद बात हो रही है, जी प्लीज़। पहली बात तो यह है कि रूलिंग, इस पर मैं बाद में आता हूँ और आपके सवाल पर बाद में आता हूँ। बात यह है कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और अब मुल्क की खुद मुख्तियारी और सलामती के लिए ये ख़त जो है मैं दिखा रहा हूँ। वो ख़त किसने लिखा है? पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा है, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने क्या लिखा है, उस ख़त के अंदर क्या अपोजिशन का ज़िक्र है? अपोजिशन तो 25 जुलाई 2018 से इमरान खान के ख़िलाफ़ मैदान में थी। जिस दिन PDM बन रही थी, इस्लामाबाद के होटल के अंदर एलामिया आप उठा के देख लें, उसमें असेंबलियों से इस्तीफ़ों और तहरीक अदम एतमाद की बातें भी ज़ेर गौर थी, और 3 साल से मुख्तलिफ पहलू पे अपोजिशन सोचती रही है। लेकिन जब कोलालमपुर समिट का मशवरा देकर खान साहब वहाँ से भागे और तुर्की के सदर को उन्होंने रजब तैयब अर्दोआन को बताया कि सऊदी अरब ने कहा है कि अगर आप कोलालमपुर गए तो आपको हमें अपना कर्जा वापस करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड पर बात मौजूद है, अर्दोआन साहब ने बताई। उस वक़्त पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कहाँ थी? जब तहरीक लब्बैक के धरने में फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया गया, तो उस वक्त कहा गया कि जी हमारी ये 9 बिलियन यूरो की तिजारत जो है वो ग्लोबल विलेज से वो कट जाएगी। और उस वक्त आपको 9 बिलियन यूरो की तिजारत याद आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्साखाना खाकू के मुकाबले में आपने ताल्लुकात तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। आज जब आपके इक़्तिदार का मसला आ गया तो आपने पूरी दुनिया का जो है वो तमाशा बनाकर सामने रख दिया। अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि खान साहब से फ़लाँ मुल्क ने बात की, खान साहब से फ़लाँ मुल्क ने बात की, मुझसे फ़लाँ मुल्क ने, फ़लाँ मुल्क ने, फ़लाँ ने।
किस हैसियत में शाह महमूद कुरैशी से वो ममालिक बात कर रहे हैं? क्या वो साजिश नहीं है? क्या वो ममालिक जो इस पूरे सिनेरियो में आपसे बात कर रहे हैं किस हैसियत में कर रहे हैं? बात यह है कि रियासत मदीना का नाम 1 करोड़ नौकरियों का नारा, 50 लाख घरों का नारा, कर्जा नहीं लूंगा का नारा देकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। अब जो है वो अमरीकी साजिश का नारा लेकर ये दोबारा इंतखाबात में जाना चाहता है, क्योंकि इसकी 3 साल 3.5 साल कारकर्दगी ये नहीं कि कौम इसको वोट देगी, अब ये एक नए नारे पर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना चाह रहा है। लेकिन कौम समझदार है। रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला देती है तो इसका मतलब यह होगा कि अपोजिशन, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मौलाना फजलुर रहमान, असद महमूद साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब समेत पूरी क़यादत और 199 कौमी असम्बली के मेंबरान उस रूलिंग के तहत मुल्क के गद्दार होंगे। अगर वो उस रूलिंग के तहत मुल्क के गद्दार हैं तो फिर उन पर आर्टिकल 6 लागू होगा और आर्टिकल 6 के तहत उनको फांसी दी जाएगी। फिर इलेक्शन बाद में करवाएं, पहले मुल्क के इन गद्दारों को फांसी पर लटका दें, फिर एक ही खान बचेगा जो मुल्क का वफादार होगा। बाकी तमाम के तमाम 199 मेंबरान, तमाम PDM, मुत्तहदा अपोजिशन की जमातें, उनके कायदीन मुल्क के गद्दार होंगे, उनको फांसी पे लटकाना होगा। अब आते हैं इलेक्शन। इलेक्शन का मुतालबा इमरान खान का नहीं था, हमारा था। इलेक्शन का मुतालबा करते हुए आ रहे हैं और वज़ीर आज़म का नाम या जिस दिन से सेटअप के लिए कोई नाम इस वक्त आप लोग के ज़ेरे गौर नहीं है, ऑपोजिशन जमातों के लिए तैयार हैं। और आपने देखा कि जैसे ज़िमनी इंतखाबात में हमने इसको पटक के रख दिया, बल्दियाती इंतखाबात में हमने इसको पटक के रख दिया, आने वाले इंतखाबात में भी हम इसको पटक के रख देंगे। राशिद साहब, अभी दूसरा मरहला जो हुआ है केपी के बल्दियाती इंतखाबात का भी 3-4 रोज पहले, उसमें तो कामयाबी हासिल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिसाब देना होगा और अवाम के सामने उसने पेश होकर जो है वो अवाम के मुंह से जो उसने निवाला छीना है उसका हिसाब देना होगा उसको। राशिद साहब, अभी ये केपी के जो दूसरा मरहला आया है बल्दियाती इंतखाबात का, और वो इस सारे बयानिए के बाद ही आया है, 2-3 रोज़ पहले वो इलेक्शन हुए, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है। आपकी जमात को पहले मरहले में ज़्यादा सीटें ज़रूर मिली थी, 4 या 5 आपकी PTI से ज़्यादा थी, लेकिन अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस पर आप कमेंट कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कवर दिलशाद साहब, अली गौर बलोच साहब, राशिद महमूद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर राशिद साहब से जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला अपने नाम किया। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तो एक बड़ी अहम खबर आई है। वो खबर ये है कि सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इस वक्त इजलास हुआ है और इस इजलास में इलेक्शन की तारीख के तयन के लिए गौर किया गया। इजलास में बाबर अवान ने, फवाद चौधरी ने, असद उमर ने, सेक्रेटरी कानून ने शिरकत की है। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद के जमा होने के बाद से ही अवाम में जाने का फैसला किया था और ऐसा महसूस हो रहा था कि अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन को शुरू कर दिया गया है। तो अपोजिशन इस दौरान हमें, उससे पहले ज़रूर मुतारिक थी लेकिन उसकी इस दौरान इतनी मुतारिक हमें दिखाई नहीं दी। अपोजिशन कब अवाम में जाना शुरू करेगी और क्या वाकई अब अगले इलेक्शन के लिए मैदान लगने लगा है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं ज़रा। तो राशिद साहब, ये ब्रेक से पहले वो बल्दियाती इलेक्शन की भी आपने बात की थी, वो भी दूसरा मरहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता और अब आप देखें कि कितनी तेज़ी से ये लोग इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। नाम भी तजवीज़ कर दिया निगरान सेटअप के लिए, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, रोज़ाना पब्लिक को भी बुलाया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में। तो आप लोग चल रहे हैं, मुतारिक हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जहन बना चुके हैं कि अब इलेक्शन में जाना ही है कुछ रोज़ बाद? देखें, उनको पहले तो मैं बल्दियात पे कमेंट कर दूं कि PK में हुकूमत उनकी थी, बलूचिस्तान मरकज़ में हुकूमत उनकी थी, उन्होंने सरकारी वसाइल सब कुछ इस्तेमाल किया और बेतहाशा पैसा इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी आप देखें कि PTI के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवारान, JUI के उम्मीदवारान, बाकी जमातों के उम्मीदवारान, उन्होंने जो सीटें ली हैं वो PTI से ज़्यादा हैं। पहले मरहले में तो हम उनसे इलेक्शन जीते थे, दूसरे मरहले में भी JUI और आज़ाद उम्मीदवारान और बाकी जमातें उनके मुकाबले में, हालांकि उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। ज़िमनी इंतखाबात वो एक सिर्फ जीते हैं, पूरे मुल्क के ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने हारे हैं। वो अवाम में अब जा रहे हैं। अपोजिशन और PDM 3 सालों से अवाम में है।
15 मिलियन मार्च, लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, महंगाओ मुकाओ मार्च, छोटे बड़े शहरों में जलसे आपके सामने हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। बात यह है कि आप इमरान खान वज़ीर आज़म का स्टेटस इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसको डी नोटिफाई कर दिया गया है कि वज़ीर आज़म नहीं, और उसके बाद ऐवान सदर ने एक ट्वीट के ज़रिए उसको वज़ीर आज़म बनाया है, जिसका कोई इस वक्त प्रूफ नहीं है, तहरीरी तौर पर नहीं है किस हैसियत में इमरान खान वज़ीर आज़म का स्टेटस इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इसका कोई प्रूफ इस वक्त है सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा कोई सदर पाकिस्तान का इख्तियार है ना कि जब तक वो आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म नहीं आ जाते अमरीकी एमा पर, उस वक्त तक तो जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म है उनको वो हिदायत दे सकते हैं काम जारी रखने की वज़ीर आज़म के तौर पर। मैं वही पूछ रहा हूं कि वो हिदायत एक ट्वीट के जरिए दे रहे हैं, क्या मुल्क ट्वीट पे चलते हैं, कोई ऑफिशियल लेटर है उसका? पहली बात। दूसरी बात, आप शहबाज शरीफ को कहते हैं कि वो अमरीकी एजेंट है और अमेरिका के कहने पर उसने गद्दारी की है, और फिर उसी शहबाज शरीफ को जो मुल्क का गद्दार है, पार्लियामेंट का गद्दार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश का हिस्सा है, उसी को आप लेटर लिखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम दो। भाई आप गद्दार से कैसे निगरान वज़ीर आज़म का नाम ले रहे हैं, और गद्दार के जो है रिकमेंडेशन पर आप मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म लगाएंगे? किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये किसको क्या ये हमें इस तरह समझ रहे हैं कि हम ज़रख़रीद इनके ग़ुलाम हैं, या हम यूथिये हैं? हम यूथिये नहीं हैं, हम अक्लमंद कौम हैं, और हमें इन तमाम साजिशों का न सिर्फ मुकाबला करना आता है, लड़ना आता है, बल्कि इनको इंशाल्लाह पटखना भी आता है। आप देखेंगे वो तो आइन पर अमल कर रहे हैं ना, तैयार हैं, इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह और मुल्क के अली गौर साहब, अब ये साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम अपोजिशन को मंजूर है या किसी नाम पर आप लोगों ने भी गौर किया है? राशिद साहब रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं जरा। आया हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने के लिए अदालत से सजा याफ्ता औरत को फ्रांस के हवाले करने वाले इमरान खान का मुकाबला करेंगे। ठीक है, राशिद साहब जरा मौका दीजिएगा। अली गौर साहब, ये साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होगा या फिर चंद अपने नाम आप लोग तजवीज़ करेंगे? गौर हो रहा है, कोई नाम सोचा है, या अभी सिरे से इस पर बात ही नहीं हुई है कोई अपोजिशन की? देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। आप देखें कि जिस मुल्क में असम्बलियां टूट चुकी हैं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन से इनहराफ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को राशिद साहब जरा मौका दीजिएगा। अली गौर साहब का पॉइंट जरा मुकम्मल कर लें। राशिद साहब रुकिएगा जरा काइंडली। पार्लियामान की किस चीज का वो चोर के जरिए एक मरतबा फिर किस चीज का मतलब है कि वो ऑपोजिशन लीडर है, जब वो ऑपोजिशन लीडर ही नहीं रहे, जब वो असम्बलियां ही जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं और टूट चुकी हैं, तो फिर उस खत की आईनी हैसियत क्या है जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ लिखा है? शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि इस चीज़ की तस्दीक की है कि उन्हें कोई इस किस्म का खत मिला ही नहीं है। तो ये पूरे मुल्क को गैर आईनी हथकंडों के जरिए यरगमाल बनाए। इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला आएगा, पाकिस्तान में कानून आइन की हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे, और फिर ही इस इमरान अहमद नियादी की साजिशें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लहराने से, एक पाकिस्तान का कानून और आइन तोड़ने से इनके जो है गैर कानूनी का मात जो है ये तमाम इंशाअल्लाह ताला अदलिया में और पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मराहिल हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब फैसला आ जाएगा, और ये अपनी पॉपुलैरिटी का जो भी आप बता रहे थे, मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा भी आ सकता है कि तमाम इकदाम को रिवर्स कर दिया जाए, फिर तो जो आप लोग चाहते थे वो हो जाएगा। लेकिन अगर इन इकदाम को रिवर्स नहीं किया गया, फिर तो शहबाज शरीफ साहब को कोई नाम तजवीज़ करके सदर साहब को भिजवाना पड़ेगा, फिर तो वज़ीर आज़म से इस मौके पर ये उनकी तजवीज़ पर बात करनी पड़ेगी, फिर तो वो मुज़ाकरात का अमल शुरू होना है। तो उस जानिब भी, उस तरफ भी कोई तैयारी अपोजिशन कर रही है? देखें, आपने बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वादे मतलब है कि बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम अदालत आला अदलिया के हर फैसले का जो है वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, आपको पता है कि 14 ज़िमनी इंतखाबात हुए, 14 में से 13 इंतखाबात जो हैं वो नाम नहाद जो
सिलेक्टेड हुकूमत है, इसने हारे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आपने देखा कि क्लीन स्वीप किया नून लीग ने, और आपने देखा कि सिंध में और केपीके में जेयूआई और दीगर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने क्लीन स्वीप किया। और आपने देखा कि ये जो एक हल्का था कराची का, जहां से ये वाडा साहब को जो है धांधली के जरिए जितवाया गया था, वहां पर पीटीआई का जो कैंडिडेट था वो छठे नंबर पर आया। और कराची के आखिर में बता दिएगा कि अदालत से जो भी फैसला आएगा वो तमाम अपोजिशन को काबिल कबूल होगा। पहले आप बता दें, फिर मैं राशिद सुमरो साहब से भी ये पूछ लूं जरा, जो भी फैसला आएगा वो कल आए परसों आए, अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होगा? यकीन देखे बात ये है, देखें पूरे पाकिस्तान में टॉक शोज में भी तबसरे हो रहे हैं। अदालत आलिया के पास भी एक सुनहरा मौका है कि जो उंगलियां और जो कदम पहले अदालतों पर उठाए गए, जिस तरह से कि भुट्टो साहब का फैसला काबिल जिक्र है। आज भी ये कहा जाता है कि वो एक अदालती कदम था, आज अदालत आलिया के पास भी चलें जी। राशिद सुमरो साहब, यही सवाल आपसे कि कल आए फैसला सुप्रीम कोर्ट से या परसों आए, जो फैसला होगा आपके लिए, मौलाना साहब के लिए, अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होगा? राशिद साहब बस 20 सेकंड है। देखिए, अदालतों के लिए एहतराम है, अदालती फैसलों का एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, आइन के लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। और अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है जो आइन, पाकिस्तान, जमहूरियत के लिए ख़तरा होगा, तो फिर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अदालत को आगाह करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालत 22 करोड़ आवाम की, पार्लियामान की, जमहूरियत की और आइन की बालादस्ती को सामने रखते हुए फैसला देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद महमूद सुमरो साहब। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन का तफसीली तौर पर आप लोगों ने जाना। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।